नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी बहस में आज हम फिर एक बार बात करेंगे हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि सूबे में एक बार फिर 6,600 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। 45 लोगों की जान चली गई। हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन कोरोना के केस में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। अब सरकार ने कल से ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजारों को शाम 6 बजे बंद करने के आदेश जारी किए हैं। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि नाइट कर्फ्यू के बाद 6 बजे बाजार बंद करने के मायने आखिर क्या हैं? सवाल यह भी है कि प्रदेश में मेडिकल स्टाफ की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना की चेन आखिर टूटेगी कैसे? और इन सवालों पर आज करेंगे हम चर्चा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए मनोहर सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। अब सरकार ने हरियाणा के भीड़भाड़ वाले बाजार को भी शाम 6 बजे बंद करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब शाम 6 बजे से भीड़ वाले बाजार भी बंद रहेंगे। सुनिए। हमने सभी दुकानों को शाम 6 बजे से कल से बंद रखने का निर्णय लिया है। और सभी जो गैर जरूरी एकत्रीकरण है, कहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, कोई सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया है। और अगर लोगों ने अपना कोई फंक्शन करना है, कोई कार्यक्रम करना है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, जो एक फरीदाबाद के हैं, एक सोनीपत के हैं, और बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी स्थिति खराब बताई जा रही है, दिल्ली के लोग आ रहे हों, लेकिन आगे तो आगे हम उनका इलाज करेंगे। लोग तो हमारे देश के हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं, वहाँ पर अतिरिक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर गुड़गांव में हमने अतिरिक्त 800 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय किया है, उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है। सब प्रकार की जो कोरोना से निपटने के लिए आवश्यकताएं हैं उसका सबका हमने समय रहते इंतज़ाम कर लिया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इससे लोगों में भ्रांति फैलती है, भय फैलता है, डर फैलता है। हम किसी की भी ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं। कल रात केंद्रीय सरकार ने जो ऑक्सीजन की रीएलोकेशन की है सारे प्रांतों को, उसमें हमारे हिस्से 162 मीट्रिक टन आया है। और हमारा जो पानीपत का प्लांट है उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली को देने के लिए कहा है। 80 मीट्रिक टन उसमें से हरियाणा को मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन हमें दूसरे प्लांटों से मिलेगी। 50 मीट्रिक टन हमको पंजाब को देना है। तो हमने रोस्टर बना दिया कि पहले 2 ट्रक दिल्ली के भरो, फिर एक हरियाणा का भरो, और फिर 3-4 के बाद पंजाब का भरो। हम 1 लीटर ऑक्सीजन भी किसी की रोकना नहीं चाहते हैं। और ऑक्सीजन तो क्या, अगर और भी कोई चीज हमारे पास सरप्लस होगी, किसी प्रदेश को जरूरत होगी, हम देंगे। कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह एक्टिव है। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से भी कॉर्पोरेट करने की अपील करते हुए कहा कि रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों का स्टॉक इकट्ठा न करें। हमारे पास ऐसी शिकायतें हैं, हरियाणा में सिर्फ 1 से 1.5% वैक्सीन वेस्टेज है। जो आंकड़े सामने आए वो पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात हो गई है। ऑक्सीजन ट्रकों की आवाजाही को लेकर दोनों सरकारों में सहमति बन गई है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली की पूरी मदद की जाएगी। हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होगी। सीएम ने बताया कि हरियाणा में कोरोना की स्थिति पर पीएम से बात हुई। उन्होंने भी मुश्किल घड़ी में एक प्रांत के ऊपर उठकर देश की मदद करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। ये समस्या जो बनी है उसके ऊपर लगातार सबका ध्यान है। और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टेट्स और केंद्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है।
क्योंकि एक तो ये महामारी को केवल हरियाणा की ऐसा नहीं है, सभी प्रांतों की स्थिति है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही है, वो भी कोई एक स्टेट के हिसाब से नहीं है। समस्या शुरू हुई थी परसों पहले की बात, जब भिवाड़ी से जो ऑक्सीजन आती थी वो गुड़गांव और रोहतक ये सप्लाई करते थे। यकायक भिवाड़ी के प्लांट ने वो ऑक्सीजन बंद कर दी। जब वो बंद की तो फिर गुड़गांव में और रोहतक में समस्या पैदा होगी, फिर हमको वो पानीपत से भेजनी पड़ी। आपको मेरी बात हुई है और प्रधानमंत्री जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियाँ ठीक मेंटेन रहे, और ये उनका ये कहना था कि हबड़-दबड़ नहीं मचनी चाहिए और केवल हमको एक प्रांत के लोग हैं ये सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये हमारी पूरे देश के लिए है, पूरे बल्कि विश्व के लिए भी है, लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई है उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहाँ का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे, और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए तो वो भी कोटा पूरा करें। मैंने कहा है कि इसको सभी डीसीज ध्यान करें। अब चूंकि देखिए समाज में ही एक चेतना जागृत करने के विषय है, जब ऐसी कोई कठिन दौर आता है, महामारी का आता है, तो लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का करेंगे चिन्हित होते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बहस के बड़े सवाल से आपको रूबरू करा दें। सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न कि आखिर कोरोना की ये चेन टूटेगी कैसे। लगातार बढ़ते केसेस के बाद सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया। इसके तहत शाम 6 बजे बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया है, और आखिर इसके मायने क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। अगर नाइट कर्फ्यू लागू है, इसके बाद जो ये फैसला लेते हुए कहा गया कि 6 बजे जो भीड़भाड़ वाले बाजार हैं उनको बंद किया जाएगा, आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं। और तमाम कोशिशों के बाद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर किस रणनीति से, आखिर कैसे कोरोना को काबू पाया जाएगा, जिसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। वो कोशिश कामयाब कब होगी? क्या रणनीति में और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है? क्या सख्ती और ज़्यादा करने की ज़रूरत है? और इस सख्ती के दूसरे मायने क्या निकलते हैं, इन भी पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। कांग्रेस की प्रवक्ता निकिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनेलो की तरफ से रजत पंजीटा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अत्रे जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं उसके बाद भी कोरोना की चेन अगर हम नहीं तोड़ पाए हैं तो इसकी बुनियादी वजह क्या मानते हैं, और इस सख्ती को कैसे देखा जाए? नाइट कर्फ्यू लागू था, इसके बाद 6 बजे बाजार बंद करने के मायने क्या हैं आखिर? देखिए आयुष, एक तो सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट तौर पे कह दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि कोरोना को रोकने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी वो सरकार अवश्य उठाएगी। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये अब विषय जीवन को बचाने का है, एक एक जीवन बचना चाहिए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन जीवन चलना भी जरूरी है, जान भी और जहान भी, ये दोनों पैरेलल चलना बहुत जरूरी है। और सरकार ने जो आपने सवाल किया था कि 6 बजे जो सभी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है, केवल एकमात्र कारण है कि कोरोना के फैलाव को रोका जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी मैं देख रहा हूं, आप भी अपने चैनल पे लगातार इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, लगातार जनता को इस बात के लिए अपील भी की जा रही है, आपकी तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना के लिए जो एसओपी जारी है, जो सरकार की तरफ से अपील की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क यूज करना, लगातार बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, और जनता से ये अपील है कि वो कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करे, और यही एकमात्र रास्ता है इस महामारी को रोकने का। दूसरा पक्ष जो है वो है स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके बारे में हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। चाहे हम मेडिसिन की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे आईसीयू बेड की बात करें, चाहे वेंटिलेटर्स की बात करें, इस वक्त हरियाणा प्रदेश ने अपना स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बना लिया है कि हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को अपने स्तर पे भी, और मुझे लगता है ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है, क्योंकि जब इस तरह की कोई महामारी आए तो उससे लड़ना एक सामूहिक जिम्मेवारी हो जाती है। सरकार से की तरफ से दी गई गाइडलाइंस का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम उनका अगर पालन करेंगे तो इस महामारी से बचे रहेंगे। निकिता जी, सरकार की इस रणनीति से कोरोना पर काबू पाने के लिए जो कोशिश की जा रही है उससे आप कितना सहमत हैं,
और अगर नहीं सहमत है तो क्या रणनीति होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? देखिए, पहले तो आज बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे एक हेल्थ इमरजेंसी के समय में जहां पर 3 लाख से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे प्रतिदिन, वहां हमारे प्रदेश और देश दोनों की सरकार डिनायल मोड में रह रही है। वो डिनाय कर रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना तो ऑक्सीजन बेड की, ना आईसीयू बेड्स की, ना ऑक्सीजन की, ना कोई बेसिक कोविड ड्रग्स की। और यहाँ तक कि ये कहने पे आ रहे हैं, मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है यहाँ पर ये सुनकर कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश ने पिछले 1 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। मैं यहाँ पर इस चीज को काउंटर करना चाहती हूँ फैक्ट्स के साथ। गुड़गांव के अंदर आज के दिन, अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आपने देखा हो तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने ये ट्वीट करके गवर्नमेंट को लेटर्स लिख करके ये बात बोली कि हमारे पास केवल 45 मिनट्स की ऑक्सीजन है। ये केवल फोर्टिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ की बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस चीज पे SOS मैसेजेस भेज रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा SOS मैसेजेस में मुझे टैग किया गया है, जहाँ पे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें ये बेसिक कोविड ड्रग, में रेमडेसिविर की भी बात नहीं करी जो इनके ही नेता जो आपने बोला, अभी सुन लीजिए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। बट 200 से अधिक SOS मैसेजेस पिछले 24 घंटे में आए हैं गुड़गांव से ही, ये कह के कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्राप्त हो रही हैं, मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड्स अवेलेबल नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में, आईसीयू बेड्स नहीं है, आइसोलेशन वार्ड की आप हालत जाके देखिए, आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए और जाके वहां पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वो आइसोलेशन वार्ड की हालत है। वहां पे फंक्शनल टॉयलेट तक नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है जो जाके उनकी देखरेख कर रहा है। ये सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है। मगर यहाँ पर हमारी जो सरकार है, दोनों देश और प्रदेश की, ठीक है निकिता जी, आपने कहा कि सरकार हर आंकड़े को खारिज करे, डिनायल मोड में है, दोनों सरकारों के लिए आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, आप उस बात को कंप्लीट करें, ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था बेसिक सा, केवल अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, ठीक है निकिता जी, लेकिन जो मेरा सवाल था अभी भी बना हुआ है, क्या जो सख्तियां सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं, सख्तियों के बावजूद अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो रणनीति से आप सहमत हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्या रणनीति होनी चाहिए इस चेन को तोड़ने के लिए? इस वक्त जो हमें बहुत बेहद जरूरत है वो ये है कि रणनीति तो यहाँ पे मुझे कहीं पे दिखती नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे नहीं है, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन नहीं। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, बेड्स चाहिए, उसकी कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं है। ये हमें रणनीति यहाँ पे बनानी चाहिए थी, पिछले 1 साल में ये रणनीति बनानी चाहिए थी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, वो इन लोगों ने नहीं किया। आज जो ये लोग कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, बिना किसी सूझ पूछ के, बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के, बिना किसी उसके ये लोग कुछ भी करते चले जा रहे हैं जो बहुत ही रेकलेस है। आज जो ये हो रहा है डैमेज कंट्रोल है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे, जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल इनएडिक्वेट। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार दिखावे के लिए कोशिश कर रही है। पंजेटा साहब, आप कितने सहमत हैं इस रणनीति से, और अगर नहीं सहमत है तो सवाल मेरा वही है कि आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए जो नहीं हुई, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं? आयुषी, मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है कि आज देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और वो भी तब आई है जब दिल्ली हाई कोर्ट की और पूरे देश के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर, लगभग 6 या 7 हाई कोर्ट्स के अंदर डॉक्टर्स ने अपने वकीलों को भेजा है और ये बताते हुए कि हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं पे बोला गया है 3 घंटे की बची है, और वहाँ वकील आके सरकारी ये बोलते हैं कि हमें 12 घंटे का वक्त दीजिए। तो वहाँ उन्हें फटकार भी सुननी पड़ी माननीय हाई कोर्ट्स की, और हाई कोर्ट ने, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि सरकार के लिए लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है। तो ये बात बोलनी, और जब वहाँ पे उनके वकील होते हैं, मैंने भी कहीं आज सारे दिन से आपको पता ही है, अब हमारा काम यही है कि मीडिया पे हम सारा दिन बने हुए हैं। कल सारा दिन अनिल विज जी ने अपनी इतनी फजीहत कराई सारे चैनल्स के ऊपर, ये बोल के कि हमने जो है वहाँ अपने अफसर बिठा दिए हैं और अब दिल्ली को
जो भी आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, मैंने उनका बयान आज का सुन लिया है, मगर आपको ऐसे नहीं कोई बयान देने चाहिए। ठीक है, प्रदेश को अपने लिए भी चाहिए, दिल्ली कोई बाहर नहीं है, दिल्ली में भाजपा के लोग भी होंगे, दिल्ली में आपका पूरा शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली में पूरी डिफेंस है, आर्मी है, दिल्ली कैंट है, तो वो लोग भी हमारे ही हैं। मतलब मैं ये सोच रहा था आज ये ऑक्सीजन के लिए ऐसे बयान दे सकते हैं, कल को ये अनाज जो इकट्ठा पूरा कर लेंगे, कल को तो ये जो देशवासियों को अनाज के लिए भी ऐसी तंग करेंगे कि हम जहां भाजपा की सरकार है वहां अनाज मिलेगा और सारा का सारा अनाज जो है ट्रांसपोर्ट करके अपने पास रख लीजिए। तो देखिए, अब मैं बात जो सुप्रीम कोर्ट में आज 4 पहलू हैं, मैं चारों पहलू को आज छेड़ा गया। पहली दवाई, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा वैक्सीन और चौथा लॉकडाउन। तो देखिए, दवाइयां की कालाबाजारी की रोज आप खबरें सुन रहे हैं। दूसरा ही ऑक्सीजन की, तो आज ऑक्सीजन के लिए हमारे पास है जो स्टोरेज के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन है हमारी, जो हाईकोर्ट जो कोर्ट में उन्होंने कहा कि रोज हमारी 7,200 मेट्रिक टन की जो है वो देश का उत्पादन है और आज जरूरत देश में 8,000 मेट्रिक टन की है। तो आज पर्याप्त मात्रा पे जो बड़े सिलेंडर है, जंबो वाले, और जो ड्यूरा सिलेंडर है छोटे वाले, आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है ताकि उनकी स्टोरेज हो सके। और हमने जैसे सुना कि हम पंजाब को भी देंगे, दिल्ली को जरूरत पड़ेगी, हम पहले दिल्ली को भी देंगे। तो पहले तो आप उनकी जो सिलेंडर्स की व्यवस्था है उसकी कीजिए। पीएम केयर फंड में ये अनाउंसमेंट की थी 21 अक्टूबर 2020 को कि हम 150 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, उनका कोई अता पता नहीं है। अब 6 अप्रैल को एक और इन्होंने कहा कि 100 हम लगाएंगे, कब वो लगाएंगे, कब उनकी उनमें प्रोडक्शन होगी, कब उनके लिए लैंड एक्वायर होगी, उसका कोई पता नहीं है। हम जो है, अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास जब पर्याप्त मात्रा पे नहीं था तो हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। पिछले साल, कोविड साल में नहीं, कोविड साल की मैं बात नहीं कर रहा, 20-21 के लिए, 19-20 में हम 4,502 मेट्रिक टन तो हम बाहर निर्यात कर देते हैं। उसके बाद कोरोना काल में हम उसे और बढ़ा देते हैं, 9,294 मेट्रिक टन उसको कर देते हैं। अब देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त जो रवैया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाया है और फटकार भी लगाई है कि चाहे आप बेग बोरो स्टील, चाहे कुछ भी कीजिए, सरकार को ये आप सुनिश्चित कीजिए कि दिल्ली के अंदर मरीज जो हैं, देखिए अगर पाकिस्तान से भी कोई आता है ना इलाज के लिए, तो हमारा जो देश है, मेदांता में इन्होंने कईयों ने इलाज कराया, आप देखिए हम वहाँ उसको भी इलाज कहते हैं, और यहाँ तो अपने देश के नागरिक हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ठीक है पंजेटा जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाया है। अत्रे साहब मैं लौटता हूँ, बहुत छोटा सिलेक्शन में पंजेटा साहब करूंगा, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगा। ठीक है पंजेटा जी, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना निकिता जी से मिला ना आपसे मिला कि ठीक है, इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल सवाल होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी है, एक अस्पताल ट्वीट करता है, सरकार पर सवाल है, नो डाउट, लेकिन जो मेरा सवाल है कि कोरोना की चेन को तोड़ा कैसे जाएगा ताकि ये नौबत ही ना आए कि अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। केसेस में जो लगातार इजाफा हो रहा है उस पर अगर सरकार की रणनीति है, उसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं या फिर उससे कितने सहमत हैं, या आप उसके बदले कौन सी नजर रखने वाले हैं? आयुष जी, जो यथास्थिति है, पहले मैं उसके बारे में अपनी बात कहने का मेरे को पूरा हक है, उसके बाद मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। और आज जहां सरकार कटघरे में है और सरकार से आपका फर्ज बनता है कि जो सत्ता पक्ष है आप उससे सवाल कीजिए इन सारों की सारी। पंजेटा जी, मेरा सवाल सरकार से भी था और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है, मेरा सवाल उससे भी होगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी मेडिकल टर्म्स को भी बताएंगे। सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कहीं सवाल मेरा रह गया हो तो आप बिल्कुल सवाल जोड़िए, उसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष जी, आज देश में वैक्सीन की कमी है, फिर भी हम वैक्सीन 6 करोड़ वैक्सीन हमने बाहर के विदेशी मुल्कों में दे दी। हम यूएन को पंजेटा जी, फिर मैंने कहा कि आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कहिए, लेकिन जो मेरा सवाल था कि आखिर जो सरकार की रणनीति है उसमें बदलाव आप कहाँ चाहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या गलती है, उसको सुधारने की गुंजाइश क्या आप देख रहे हैं? अभी डिबेट खत्म नहीं हो रहा, उस पर भी आएंगे आयुष जी। अभी ये बात हो रही थी लॉकडाउन के ऊपर, चौथा पहलू लॉकडाउन के ऊपर। नहीं पंजेटा साहब, ठीक है, मैंने आपको अपने पॉइंट्स उठाने से रोके नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल है कम से कम उसका जवाब तो देंगे आप। पहले मेरे पॉइंट खत्म हो गए। नहीं बिल्कुल, आप अपना पॉइंट पूरा करिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका जवाब भी उसी में जोड़िए। आयुष जी, आज ही आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले दिखाया कि किस तरीके से मजदूर जो हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सरकार ने बार बार बोला आप जहां हैं वहीं रुकिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें एक डिबेट खत्म करने के लिए, डिबेट में अच्छा दिखने के लिए आप बहुत कुछ बोल देते हैं। जिस चीज का डर था आज वही हुआ। आज आप जो मजदूर ये कह रहे हैं कि उनका जीवन भी चलना चाहिए और उनको सावधानी भी बरतनी है। आज जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। वो फैक्ट्री से बाहर नहीं आते, वो रात को नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह आते हैं। ठीक है जी, आज आप 6 बजे बंद कर रहे हैं। आप ये देखिए
क्या हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे? 11 आप जब 5 बजे करेंगे तो यानी 4 से 6 बजे तक आप दुकानों में। ठीक है, दो पॉइंट निकले। निकिता जी ने जो फोर्टिस अस्पताल में जो ऑक्सीजन की कमी थी उसका सवाल उठाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। पंजेटा साहब ने सवाल ये उठाया कि जब आप मजदूरों की हितैषी होने की बात कहते थे कि सख्ती नहीं बढ़ेगी, इसके बावजूद अगर सख्ती बढ़ रही तो मजदूरों का पलायन होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अत्रे जी। ठीक है निकिता जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। पंजेटा साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। जो दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने उठाए हैं उसका जवाब ले। मैं जवाब देता हूँ। देखिए आयुष, हो क्या रहा है कि विपक्ष केवल कोरी राजनीति, और वो भी झूठ की राजनीति। और हालांकि यहाँ मुझे एक बड़ा दुख हुआ, आईएनएलडी के प्रवक्ता वही झूठ बोल रहे हैं जो झूठ प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में लगातार बोल रही हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि साहब आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो जो फैक्ट्री के मजदूर हैं उनका क्या होगा। शायद या तो ये जानकारी नहीं रखते कि नाइट कर्फ्यू जो है उसके साथ साथ सरकार ने ये कहा कि जो उद्योग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको परमिशन लेनी होगी। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, वो काम चलेगा ऐसी चीज। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया सरकार ने। अरे साहब, आप प्रियंका गांधी वाला झूठ आप ना बोले, क्योंकि दो तरह का ऑक्सीजन होता है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन। कंट्री में से मेडिकल ऑक्सीजन। डॉक्टर सुरेश मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पॉलिटिकल रिएक्शन देने के बाद मैं आपसे ही मेडिकल टर्म्स को समझूंगा। नहीं, अत्रे जी, निकिता जी, पंजेटा साहब, अगर आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर आप तीनों लोगों की बात स्पष्ट नहीं होगी और वक्त जाया होगा। ठीक है निकिता जी, पंजेटा जी, आप बिल्कुल ठहरिए, मैं आप लोगों का रिएक्शन भी लूंगा। ठीक है निकिता जी, तसल्ली रखिए। ठीक है, ऐसा है मेडिकल ऑक्सीजन रिपोर्ट नहीं कर रहा। आप वही बात बोल रहे हैं जो प्रियंका बोल रही है, आप वही झूठ लगातार बोल रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में फर्क है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, इस बात को पहले समझिए, जानकारी बढ़ाइए अपनी। जो अलग तरह की ऑक्सीजन होती है, आप झूठ बोल रहे हैं। निकिता जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो सुनिए। ठीक है, अगर आप उससे सहमत नहीं, आप अपनी बारी में बात रखिएगा। पंजेटा जी, आपने भी एक अहम पहलू उठाया है, उसी का जवाब लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग बीच में टोका टाकी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपसी बहसबाजी करेंगे तो आप ही का सवाल उसका जवाब नहीं मिलेगा। अहम सवाल है, दोनों लोगों के सवाल अहम है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, सुनिए, उसके बाद आप अपनी बारी में कहिएगा। ठीक है अत्रे साहब, ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता जी सुनिए, निकिता सुनिए। ठीक है, सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तभी जवाब मिलेगा ना। निकिता जी सुनिए। ठीक है, सुनना पड़ेगा, थोड़ा तसल्ली रखिए आप लोग। देखिए ऐसा है, कांग्रेस वाली बहन जी जो है वो, अरे भाई चुप हो जाओ बहन जी, चर्चा करनी सीखो, शोर मत मचाओ, सब्जी मंडी मत बनाओ चर्चा को। अरे ऐसा है, देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, बहन जी कह रही है कि देखिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का डेवलप नहीं किया। देखिए बहन जी ने एक सच्चाई तो बड़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट की कि कांग्रेस सत्ता में रही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, तभी आज ये सवाल कर रहे हैं। अब दूसरी बात, अरे बहन जी इनको चुप कराओ यार, आयुष पहले इनको चुप करा लो यार। आप लोग अगर इस तरह से आपसी बहसबाजी में पड़ेंगे तो फिर उसके लिए अलग से चर्चा रखते हैं, जहां पर आप लोग आपसी बहसबाजी कर लीजिएगा, आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, मेरा सवाल आपसे, अतिश साहब मैं लौटता हूं, आपके पास आऊंगा, मेरे सवाल हैं कुछ, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी ये बताइए कि फिलहाल सर नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या फैसले होने चाहिए, खास तौर पर जब लगातार सरकार की तरफ से सख्ती के बावजूद अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका बुनियादी कारण क्या है और इस वक्त किस तरह के फैसलों की जरूरत है? डॉक्टर सुरेश। हाँ, पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं इसमें एक तो 3 तो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं पैनलिस्ट और एक मैं हूँ डॉक्टर। बिल्कुल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें एक पब्लिक का पार्टिसिपेट भी जरूर होना चाहिए ताकि आपको पब्लिक की भी बात पता चले कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। नो डाउट। तो आपका पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है यहाँ पर, नंबर 1। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हैं कि जो ये केसेस इतनी स्पीड से बढ़े जा रहे हैं और इसमें क्यों रुकाव नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो इस पर वायरस की जो वेव आई है इसके अंदर ये वायरस काफी कॉन्टेजियस है। मैंने परसों भी आपको बताया था, तो ये बहुत स्पीड से बढ़ता है, तो इसमें यह वजह है ज्यादा केसेस बढ़ने की। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अब ये एक इसकी वेव आती है तो एक नेचुरल कोर्स है इस वेव का, या कुछ टाइम तक बढ़ेगा। इसमें आप जितना मर्जी हम कोशिश करें, ऐसा नहीं कि सरकार के अंदर खामी आ रही है। जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार का ये, मान लिया यही विपक्ष अगर आज सरकार में होता तो इनके साथ भी यही होता। तो ये ऐसा हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये गलत है।
तो मेरा कहना यह है कि ये केसेस तो कुछ टाइम तक बढ़ेंगे, अब ये नेचुरल कोर्स है, कुछ टाइम बढ़ेगा, फिर ये वेव नीचे आनी शुरू होगी। तो ये इसके अंदर हम अब हमारे बस में नहीं है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब लॉकडाउन लगाने वाली बात आई है, तो लॉकडाउन का बेसिक पर्पस होता है कि एक तो पब्लिक को सिखाना कि आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। वो शुरू में जब लॉकडाउन हमने लगाया था तो पब्लिक को ये सिखाना था, और सेकेंडली हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। तो दो मेन रीजन होते हैं लॉकडाउन लगाने के। तो वो चीजें हमने शुरू में ले ली हैं। जब शुरू में हमने पहली वेव में लॉकडाउन लगाया था तो मेन हमारे दो रीजन से लॉकडाउन लगाने के। अब हम लॉकडाउन लगाने से बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे इस चीज से। तो अब हमारा को जैसे कि अब हमारे को लॉकडाउन लगाने से नुकसान होगा, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बंद होती है, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट कम होती है। तो हमारे को इसीलिए गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन है लॉकडाउन लगाने में, और पब्लिक भी इस चीज से खिलाफ जाती है। तो इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है हमारे को लॉकडाउन लगाने से। डॉक्टर सुरेश, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन जो आंशिक तौर पर सख्तियां बढ़ाई जा रही, क्या इसका असर दिख रहा है? पॉजिटिव इसका साइड है कोई? हाँ, इसका ये है कि देखो, जो पब्लिक के अंदर जो लापरवाही है, अब हमारी पब्लिक को क्या है कि बेसिकली क्या है कि ज्यादातर लोगों को जो कोविड होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो पब्लिक को लगता है कि इस बीमारी में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो इसको बिल्कुल ही लाइटली लेते हैं, और वो इस चीज का समझते नहीं है कि हमारे को इसकी जो है ये चीज में जो है प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो वो लोग जो उनको जितना मर्जी समझाया जाए वो इसके लिए प्रिकॉशन लेते ही नहीं है, ना मास्क को ठीक तरह से लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसेस की परवाह करते हैं। जितने भी तीन इसके मेन चीजें हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क यूटिलाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंस, उसको पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये बढ़ रहा है। और इसी वजह से ये है कि अब जिसके घर में कोई मौत हो जाती है कोरोना की वजह से, सिर्फ वही लोग हैं जो इसको सीरियसली लेते हैं। हम डॉक्टर लोग हो गए, आप मीडिया वाले हो गए, या हमारे जो गवर्नमेंट के लोग जितनी मर्जी इसकी पॉलिसिटी कर लें, लोगों को समझ में ही नहीं आती है बात ये वाली। और यही वजह है कि इतनी स्पीड से बढ़े जा रहा है, और एक घर में घुसता है तो पूरी फैमिली में बढ़ता जा रहा है। और इसको जब किसी घर में आता है सिर्फ उसी को समझ आती है ये वाली बात। बिल्कुल, एक बड़ा और मेडिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश आसान भाषा में आपने की है डॉक्टर सुरेश। प्रवीण अत्रे जी, दो सवाल थे विपक्ष के, उन दोनों सवालों का मैं छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। अगर सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्रदेश में उपलब्ध है, फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से अगर ट्वीट किया गया तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? और साथ ही रजत पंजेटा जी ने जो सवाल पूछा है कि मजदूरों के जहन में अगर डर होता है और डर से पलायन होता है तो इन सख्तियों का असर किस तरह से पड़ेगा? मजदूरों का क्या वो डर बढ़ेगा नहीं? ऐसा है, पहले तो मैं विपक्ष से एक बात कहूंगा, सवाल पूछना विपक्ष का हक है, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए। केवल नकारात्मक राजनीति के लिए एक पैनिक क्रिएट करना, ये विपक्ष ने आदत बना ली है। मैं जिस बात का जिक्र पहले कर रहा था दोबारा फिर कर देता हूं। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि अभी पंजेटा जी ने वही झूठ बोला कि सरकार ने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, जबकि दो तरह की ऑक्सीजन होती है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन का ये जिक्र कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं हुई है। अब अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको तथ्यों को एक बार चेक कर लेना चाहिए, वरना किसी भी नेता के झूठ के ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए। मेरा केवल इतना कहना था। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस वाली बहन जी एक बात कह रही थी कि साहब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। देखिए, ये बात तो पूरा देश जानता है कि जिस वक्त ये महामारी शुरू हुई थी, हमारे यहाँ तो हालात ये थे कि हमें पीपीई किट का अभाव था, हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर का अभाव था। आज हरियाणा प्रदेश में 1000 से ज्यादा तो वेंटिलेटर उपलब्ध है। बहन जी आपकी 10 साल सत्ता रही थी, आप वेंटिलेटर तक नहीं दे सके। हालांकि मैं आपको दोष नहीं देता, क्योंकि आप वो पार्टी हो जो 60 साल देश में सत्ता में रही, शौचालय तक नहीं दे पाई, तो आप वेंटिलेटर क्या देते जनता को? कम से कम सरकार के इस इनिशिएटिव को आप क्रेडिट दीजिए कि सरकार ने वेंटिलेटर, आईसीयूज, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड बाकायदा इन सबका पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए हैं। ठीक है अत्रे साहब, एक छोटा सा और सवाल, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने कहा कि अगर पीक आता है तो फिर इस तरह से केसेस बढ़ते रहेंगे। हालांकि दूसरा पॉजिटिव साइड जरूर है इसका कि इससे हमें टाइम मिल जाता है। उसको लेकर सरकार के आगे प्लानिंग क्या है? क्या हम एनालाइज कर रहे हैं कि अगर इस तरह से पीक बढ़ता है तो फिर डबलिंग रेट के आधार पर केसेस कितने होंगे हरियाणा में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, और उस हिसाब से हमारी तैयारियां क्या बढ़ पा रही हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह का स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहा है केसेस के मामले में, मैं पहले भी जैसे सरकार की तरफ से भी कल मुख्यमंत्री जी ने बल्कि हरियाणा की बात के अंदर इस बात का विशेष तौर पे जिक्र किया था कि जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो हरियाणा सरकार ने पर्याप्त मात्रा में तैयार की हुई है। लेकिन अब पहला सवाल ये आ जाता है कि केसेस ना बढ़े, और केसेस ना बढ़ने का जरिया केवल एक है कि जो गाइडलाइन सरकार की है, जनता उस गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। लेकिन एक बात और कहूंगा आयुष, यहाँ पे एक काम यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनएलडी के प्रवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा उसका जिक्र कर रहे हैं।
तो उनको साथ में ये भी बताना चाहिए कि हेल्थ जो है वो स्टेट मैटर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार के लिए बात कर रही थी। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो आज कहा उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया इन्होंने? और महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां पे देखिए फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। तकलीफ बहुत होती है भाई को। देखिए महाराष्ट्र जो है पूरे देश में जितने केसेस आ रहे हैं उसका 1/3 अकेला महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यहां तक बोल दिया कि आपने क्या मजाक बना रखा है। एक तरफ हरियाणा सरकार है जो इस पे रोकथाम लगाने के लिए ठीक है निकिता जी, मेरा सवाल आपसे है, जो स्ट्रेटेजी को लेकर मेरा सवाल था कि क्या इस स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव की गुंजाइश आपको दिख रही है कोरोना की वेव को रोकने के लिए? पंजेटा साहब, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा, आप इसके बाद बोलिएगा। निकिता जी, क्या उस स्ट्रेटेजी पर सरकार काम कर रही है जिस पर काम होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कोरोना की वेव पर काबू पाया जा सके, कोरोना केसेस की जो बढ़ती रफ्तार है उसको रोका जा सके? बिल्कुल, पहली बात मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि यहाँ पे रणनीति है ही नहीं, क्योंकि ये पहली बात ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम है स्टेट के अंदर या देश के अंदर। ये जो मानते ही नहीं है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, नेत्रा जी फिर आप भी अब बीच में मत बोलिए प्लीज। तो ये फिर कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? आप मुझे ये बात बताइए। छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हैं? अरे भाई आप अपनी जिम्मेवारी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुख्यमंत्री बैठे हैं वहाँ पे, लोगों की जिंदगी और मौत का यहाँ पर सवाल है और पहले डिनायल निकलिए। ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता, ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में स्थिति कहाँ बेहतर है? आप कौन सा मॉडल पेश करना चाहेंगे कि कांग्रेस शासित राज्य का ये मॉडल है जिसकी वजह से कोरोना केसेस उस राज्य में कम हुए हैं? किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं रही है। कभी सरकार डिनाई नहीं करा अगर किसी चीज की कमी वहाँ पे तो विपक्ष ने बीजेपी ने रेमडेसिविर का अरेंजमेंट बीजेपी ने किया विपक्ष में रहते हुए, कैपिटल है उसके ऊपर भी कांग्रेस शासित सरकार ने। अत्रे साहब आपने बोला, आप सुन लीजिए, ठीक है, उससे दिक्कत ट्रांसपेरेंसी है आपकी। अत्रे जी, आज तक कभी ना तो टेस्टिंग में कमी हुई है, कोई भी अगर नॉन बीजेपी स्टेट्स में देखिए कहीं पे भी टेस्टिंग की कमी नहीं हुई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सुविधा की गई थी। छत्तीसगढ़ में हर डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ रुपया मुहैया किया गया है कि आप इंश्योर कीजिए कि किसी तरह की कोई कमी ना हो ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, जहाँ पर तो राज्य खेल रही है वो केंद्र की सरकार के अगेंस्ट उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देती। अब वो देखिए कि वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जो है 5 करोड़ वर्थ की जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको होल्ड करके वहाँ पे बैठे हैं। ये आई असली बात, ये इतना बड़ा झूठ है जबकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र ने खुद मीडिया में ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने ये दवाई का अरेंजमेंट सरकार के लिए किया। इस तरह से आपसी आरोप प्रत्यारोप मत करिए। आप लोगों से गुजारिश में मैं लगातार यही कर रहा हूँ कि आपसी आरोप प्रत्यारोप में मत पड़िए। ठीक है पंजेटा साहब, ठीक है पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार मजदूरों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया था, लेकिन साथ साथ आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए? कोरोना की चेन तोड़ने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या नहीं है? पंजेटा जी, ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता जी, आपने बोला, आप सुनिए, अत्रे साहब आप भी सुनिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है निकिता जी, ठीक है, ये सुनना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर आप लोग इतना आरोप लगाते हो। ऑडियो कम कर दीजिए निकिता जी की भी और अत्रे जी की भी, माफी के साथ। पंजेटा जी बोलिए। आयुष जी देखिए, पहली बात तो मैं जिस बात का मैंने बात स्टार्ट की थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हाँ। जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि आज देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में, पूरे देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर जब जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको जाना पड़ा ऑक्सीजन की कमी के बारे में, कहीं 3 घंटे की है, कहीं 5 घंटे की है, कहीं 4 घंटे की है। तो मैंने वो रिपोर्ट की थी और जो हमने देश से एक्सपोर्ट किया, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन, मैंने उसके बारे में मेडिकल टर्म यूज नहीं किया। अत्रे जी को ये बात सुननी चाहिए थी बजाय ये बोलने के, बीच में डिस्टर्ब करने के। दूसरा, आज क्या हम हम 50,000 मेट्रिक टन निर्यात करने की भी बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं कमी ना हो जाए।
तो वो भी क्या कमी ना हो जाए, तो फिर उसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? अगर ये इतना ही इंडस्ट्रियल, अत्रे जी इतना ही इंडस्ट्रियल और उसकी मेडिकल की बात करते हैं, तो इंदौर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने 30 टन मेडिकल ऑक्सीजन का जो ट्रक है उसको जबरदस्ती जो 2 घंटे रोका। और इनके राजकोट में रजौला के पूर्व एमएलए हैं जो अपने हीरा भाई सोलंकी, वो अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर अपनी फोटो लगवा रहे हैं, चित्र मध्य प्रदेश के नेता का नाम शंकर लालवानी है, रजत पंजेठा जी। लेकिन जो मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर इस चेन को कैसे तोड़ा जाएगा? कोई आपके पास उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल है, कोई ऑप्शन है? बिल्कुल आयुष जी, मैंने बार बार डिबेट पे आपके साथ इस बात का जिक्र किया है कि पहले तो हमारे पता नहीं है भाजपा क्या सोच के चलती है, कैसे काम करती है। आज मैंने आप ही के डिबेट में, आप आर्काइव्स निकाल के देख लीजिए, आपके पास होंगी, मैंने बार बार ये कहा कि जो बाहर की और कंपनीज की जो वैक्सीन है, चाहे वो स्पुतनिक वी है, चाहे वो फाइजर है, मडर्ना है, चाहे वो हमारी एक चाइनीज वैक्सीन भी बहुत इफेक्टिव है जो 1 शॉट की है, जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन है जो हमारा इंटरफेरॉन जो उम्र के साथ बनाने की क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी वो हेल्प करती है बनाने में। बहुत सी वैक्सीन हैं जिस पे रोक लगा रखी थी। तो पहली बात तो आपने बाहर की वैक्सीन पे क्यों रोक लगा रखी थी? आपने जब एक पैनल बनाया तो वो पैनल बनाया कि स्पुतनिक वी भी हम इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ करेंगे। आपके पास, आपने इस बात का इंतजाम क्यों नहीं किया, ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि आप पहले से ही, आज से 3 महीने पहले ही आप उन पे रोक हटाते। आज जो कंपनीज हैं, कईयों से प्राइस नेगोशिएशंस हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। हमने डिबेट पे बात करी तो ये मेडिकल, देखिए जब इनके ऊपर कोई आफत आती है तो डिबेट में आके भाजपा के प्रवक्ता कहीं 500 बेड, पहले मैं 300 बेड सुन रहा था, 500 अब 800 हो गया, कल को मैं डिबेट में 1000 बेड के 1000 हॉस्पिटल भी बना देंगे। ये तो आज ऑक्सीजन की कमी हुई, प्लांट भी लगा देंगे। ये तो कब वो प्लांट लगेंगे, कब उनकी जमीन अलॉट होएगी, कहाँ वो बनेंगे? देखिए ये बोलते हैं बैठ के यहाँ झूठ, हम यहाँ बोलते हैं जो मैंने क्या कोट किया, मैंने इनको जो रिपोर्ट कोट की वो एनडीटीवी की रिपोर्ट थी, इन्होंने प्रियंका गांधी का नाम ले दिया। देखिए इनको सूट करता होगा, इनको नहीं, उसी रिपोर्ट को प्रियंका गांधी ने भी कोट कर दिया था, उसके बाद से उसे खारिज भी किया गया कुछ लोगों की तरफ से। ठीक है पंजेठा साहब, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं अत्रे साहब से लूंगा, लेकिन डॉक्टर सुरेश इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। ठीक है, आयुष देखिए अत्रे जी ठीक है पंजेठा साहब, ठीक है, डॉक्टर सुरेश भी लगातार वेट कर रहे हैं। ठीक है अत्रे जी, चलो मेरी बात सुन लिया। अत्रे जी 7 साल से अगर आप सरकार में हैं, उसकी अगर आप अपनी विफलताओं का ठिकरा अगर आप कांग्रेस और प्रियंका गांधी के तो ये अपनी आप अपने मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुरेश, मेरा सवाल आपसे है। ठीक है अत्रे साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर सुरेश, मेरा सवाल आपसे, फिलहाल जो लगातार कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से वो जागरूकता की दिखी है, और बाकी राज्यों में भी किसी की सरकार रही और सरकार की कोशिश ये थी कि लोगों को जागरूक किया जाए। अगर ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ आम लोगों की तरफ से जिम्मेदारी कितनी निभाई गई है, और ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है? अगर कोरोना की पहली वेव को हमने काबू किया तो क्या वो देश के नागरिकों की तरफ से जो कोशिश की गई उसकी कामयाबी नहीं थी? डॉक्टर सुरेश। बिल्कुल उनकी कामयाबी है उसके अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये एक नेचुरल कोर्स होता है। सभी वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इनका नेचुरल वेव होती है। ये हमेशा जो पिछली हिस्ट्री है, जैसे पहले जो एक स्पेनिश फ्लू आया था उसमें भी ऐसे होता है, ये वेव उठती है फिर कम होती है, उठती है और कम होती है। और सेकंड वेव जो है ये कॉन्टेजियस, इसका भी यही कोर्स होगा, विद टाइम कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं और देखते रहें कि अपने आप कम होगी। हमें मेहनत करनी है इसके अंदर, और ऐसा अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे अपने आप कम होगी तो फिर ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हमें डॉक्टर्स को भी मेहनत करनी है, गवर्नमेंट को भी मेहनत करनी है, और आपको भी मेहनत करनी है इसके अंदर। और इसके अंदर हम जो डॉक्टर्स का मनोबल है वो भी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि एक फैटीग आता है। अब जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके अंदर एक फैटीग आने के चांस हो जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल से लगातार काम करते करते एक फैटीग की स्थिति आती है। हमें बहुत खुशी हुई कि परसों जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सबसे पहले अपनी स्पीच सबसे पहले उन्होंने मेडिकल कम्युनिटी का धन्यवाद किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन मैं अत्रे जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा जी, कुछ दिन पहले कि जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि भी किसी भी फ्रंट लाइन वॉरियर की अगर आकस्मिक मौत होती है तो उनको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, तो वो अभी तक डॉक्टर्स को किसी को मिला नहीं है। हमारे हरियाणा में किसी भी डॉक्टर्स की, जो 13 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, अभी तक किसी को भी कोई बीमा नहीं मिला है। चलो अच्छी बात है कि स्कीम दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी को डॉक्टर को वो बीमा नहीं मिला है ये वाला। तो हम इसके अलावा डॉक्टर सुरेश, 2 छोटे और सवाल हैं।
जो डबल म्यूटेंट वायरस से ये कितना घातक अपने आप में है और लोग क्या इसके घातकपन को समझ पा रहे हैं, और साथ साथ जो री इन्फेक्शन का खतरा है इस म्यूटेंट की वजह से, वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि शायद मुझे पहले हो चुका है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, अब नहीं होगा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें देखो, जो डबल म्यूटेशन है और जो डबल से ट्रिपल म्यूटेशन है, इसमें ये बात है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनको ये इन्फेक्शन दोबारा होने के पूरे चांस है। नंबर 1, जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हुई है, सिंगल डोज या डबल डोज, उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि ये इन्फेक्शन आरटीपीसीआर का अगर टेस्ट कराया जाएगा तो उसमें नहीं आ सकता है पहली बार टेस्ट करने में, ये भी बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, और इसके अंदर आइसोलेशन पीरियड जो है लंबा होता है। ये इसके लिए 14 से 15 दिन का आइसोलेशन पीरियड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बातें इस इन्फेक्शन की महत्वपूर्ण है इसके लिए। चलिए, प्रवीण अत्रे जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, कहिए। जो सवाल पंजेटा जी की तरफ से उठाए गए हैं, डॉक्टर सुरेश ने भी कुछ सवाल पूछे हैं कि जो बीमा राशि का वादा किया गया था उसको लेकर कितना काम किया गया। मैं पहले डॉक्टर सुरेश की बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल टीम है, उनके हौसले में किसी तरह की कमी आए। डॉक्टर साहब, जो आपने इंश्योरेंस के बारे में कहा कि 13 डॉक्टर्स को इंश्योरेंस नहीं मिला, हालांकि मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा 3 दिन पहले ये स्पष्ट किया कि वो जो बीमा क्लेम है 24 अप्रैल तक पिछले बीमा क्लेम सेटल हो जाएंगे। 287 सेटल हो चुके हैं, बैलेंस 24 अप्रैल तक सेटल हो जाएंगे, ऐसा 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी। और वो योजना दोबारा लागू है, ये आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन आपकी इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ये झूठ भी बोला था कि सरकार ने वो बीमा बंद कर दिया। चलो, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो दोबारा चालू है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक बात और कहेंगे, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब, अरे इन बहन जी को चुप कराओ भैया, बहन जी शोर बहुत मचाती हैं, या तो इनकी आवाज म्यूट कर दो या मुझे अपनी बात पूरी करने दो। इन ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने यहाँ वैक्सीन का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अभी कल ही जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अगर कोविशील्ड की बात करें, जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगा उनमें से दोबारा जो पॉजिटिव हुए हैं वो 0.04%, और कोवैक्सीन जिनको लगा उनमें से जो दोबारा पॉजिटिव हुए हैं 0.02%, मतलब बहुत कम संख्या है। इसका मतलब वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव है। अब यहाँ पे एनएलडी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, वो साहब कह रहे थे कि आपने विदेशी वैक्सीन को परमिशन क्यों नहीं दी। देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है कि जो कोविशील्ड बना रही है कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वैक्सीन की। उनके पास जो कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, नंबर 1। नहीं, वो फॉरेन डेवलप्ड पूछ रहे थे, फॉरेन प्रोडक्शन नहीं पूछ रहे थे। उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब सरकार ने 45 साल उससे ज्यादा के लिए वैक्सीनेशन की स्कीम शुरू की और सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन लगानी शुरू हुई, तो उस वक्त आपको याद होगा कांग्रेस की, मैं आज हैरान हूं क्या एनएलडी के प्रवक्ता वो सारी बातें बोल रहे हैं जो कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं, मतलब वो आज फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी को। उस वक्त वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी ने तो ये तक बोल दिया था कि साहब ये जो वैक्सीन है ये कामयाब नहीं है। आज वही राहुल गांधी और उनकी माताजी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, आयु सीमा हटा दीजिए, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार ने विदेशी वैक्सीनों के ऊपर उनको परमिशन दिया, क्योंकि जो ये नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी हैं, ये एक बात बार बार करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद देश में वैक्सीन की कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बावजूद सरकार ने केवल इनकी नकारात्मक राजनीति को बंद करने के लिए हर वो वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिली हुई है बड़े कंट्री से, लाइक अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, उनको अलाउ कर दिया, जिसमें स्पुतनिक भी है, जिसके अंदर मेडर्मा भी है, और जिसके और जो दूसरी वैक्सीन है। ये केवल इस वजह से कि ये जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, लगातार झूठ फैला रहे थे, और आज जिसका फॉलो एनएलडी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, केवल उनके मुंह पे ताला लगे। वरना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी ने तो आज जनता के सामने आके बता दिया है कि हम 2 करोड़ वैक्सीन की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं पर मंथ की। आप समझिए कितनी बड़ी कैपेसिटी है उस कंपनी की। तो उसके बावजूद अगर ये झूठ बोला जाएगा, आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा यही बात कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र ने कहा था कि साहब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीन कैसे लगवाएं। जब सरकार ने डाटा जारी किया, उनको वैक्सीन मिले हुए 1 करोड़ 10 लाख लगाए उन्होंने, तब तक 90 लाख से 20 लाख वैक्सीन उनके पास पड़े हुए थे। यही स्थिति पंजाब की थी। कैप्टन अमरिंदर ने बोल दिया कि साहब हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। जब सरकार ने डाटा जारी किया कि साहब आपको 27 लाख वैक्सीन दिए थे, आपने अभी तक तो 18.5 लाख ही लगाए हैं, बाकी आपके पास बचे पड़े हुए हैं।
तो ये जो नकारात्मक राजनीति हो रही है, ये जो झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है, आपका कर्तव्य ये बनता है कि जनता को जागरूक करे और उनको रिक्वेस्ट करे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। वरना ये लोग तो वो है जो इस वैक्सीन को बोल रहे थे तो बीजेपी की वैक्सीन है। आपको याद हो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, और कुछ नेता तो भाई साहब ये कह रहे थे कि साहब ये वैक्सीन मत लगवाइए, इसका तो रिएक्शन हो जाएगा। जब आप जनता में इस तरह का भ्रम ठीक है पैदा साहब, करेंगे- डॉक्टर सुरेश कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है डॉक्टर सुरेश। मैं एक बात बीच में जो मेरा कहने का मतलब था कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, पर यह है कि उनको वैक्सीन बहुत ही कम सीवियर इन्फेक्शन होगा, जस्ट उनको टच करके चला जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई उनको साइन एंड सिम्टम बहुत कम होंगे, उनका ये फायदा हो सकता है वैक्सीन लगवाने का। बिल्कुल, मोर्टेलिटी रेट में बेहद ज्यादा कमी आई है वैक्सीनेशन से, एक सबसे बड़ा फैक्ट है। पंजेटा जी छोटा सा रिएक्शन आपका, और निकिता जी फिर आप। देखिए, पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा वो जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना नहीं है, वो मॉडर्ना है, मॉडर्ना। ठीक है पंजेटा जी, अब मैंने फिर से कहा था कि आपसे आरोप प्रत्यारोप में आप लोग ना उलझा करें, लेकिन वो लगातार बरकरार है। इंटरनेशनल आयुष जी, दूसरा मैं इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करता हूँ, मुझे किसी और नेता को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है निकिता जी, ठीक है निकिता जी, आपको ये भी नहीं पता कि ठीक है निकिता जी, कुछ कहना चाह रही थे आप, कहिए। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फिर से है कि यहाँ पर किस कदर बीजेपी के प्रवक्ता झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। फरवरी 2020 में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सामने आने वाली है, उसके लिए प्लीज प्लानिंग कीजिए, टेस्टिंग कीजिए। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को बोला था जब वो खुद इटली में बैठे हुए थे और यहाँ बैठ कर रहे थे कि विदेशी एयरलाइन बंद कर दीजिए, विदेशी फ्लाइट बंद कर दीजिए, और खुद इटली में बैठे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अत्रे जी, निकिता जी, पंजेटा जी और डॉक्टर सुरेश, आपका इन तमाम रायों के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल लगातार बढ़ते केसेस की भी सरकार की तरफ से धीरे धीरे सख्तियां भी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर केसेस कम नहीं हो रहे तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम नियम कायदों का पालन करते हुए सहयोग की एक भावना दिखाएं, अपनी चिंता करें, अपनों की चिंता करें। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।